हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का ये जो मॉर्निंग शिफ्ट का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है तो इसका हम आंसर की करेंगे आज के इस वीडियो में, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका खंड अ का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपका गद्यांश वाला था। तो आपको सबसे पहले ये जो पूरा गद्यांश है इसको आपको ध्यान से पढ़ना था और बाकी का गद्यांश ये रहा। अब आपने एग्ज़ाम में ये गद्यांश अच्छे से पढ़ा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि सेला चावल से विश्व का परिचय किस देश ने कराया। तो अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो किस देश ने सेला चावल से विश्व का परिचय कराया था? तो भारत ने कराया था। ये जो आंसर है ये आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट जो हमारा ये क वाला क्वेश्चन है इसका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में पूछा गया था कि बेरी बेरी रोग का सिंगली भाषा में अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है? तो अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर कि दुर्बल अर्थ होता है बेरी बेरी का सिंगली भाषा में। तो इसीलिए हमारा ख का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ये जो टिक लगा हुआ है इसको आप आंसर मत मानना, कोई कोई गलत भी हो सकता है। तो ख का बी ऑप्शन करेक्ट था हमारा। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में बोला गया है कि जब उन्हें सेला चावल खिलाया गया तो वह ठीक हो गई। गद्यांश में आए इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? तो देखिए पहला हमारा है कि मुर्गियों के बीमार पड़ने का कारण मिल का चावल था। तो ये जो है ये हमारा सही है। इसके अलावा दूसरा है मिल के चावल के पोषक तत्व कम हो गए थे, ये भी सही है। और तीसरा है मिल के चावल से मुर्गियों की बीमारी ठीक हो गई, ये सही नहीं है। यानी कि पहला और दूसरा हमारा सही है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है? सी वाले ऑप्शन में 1 और 2 सही। तो इसीलिए हमारा जो ग वाला क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घ, इसमें हमसे बोला गया था ये हमारा कथन एवं कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो कथन देखिए क्या है? सेला चावल मोटापे और डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में बेहतर साबित होता है। तो ये जो हमारा कथन है ये बिल्कुल सही है। और कारण है कि सेला चावल खाने से रक्त में ग्लूकोज नहीं बढ़ता। तो ये हमारा कारण जो है ये भी सही है और जो ये कारण है ये इस कथन की सही व्याख्या भी है। तो इसीलिए ये जो हमारा सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। तो इसीलिए हमारा घ का ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में सेला चावल के डैश पर प्रकाश डाला गया है। तो इस डैश की जगह पर क्या आएगा? तो इतिहास और विशेषता पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके पांचों पार्ट्स के सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका काव्यांश वाला है। तो सबसे पहले आपको ये जो काव्यांश है इसको ध्यान से पढ़ना था और इसके आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि उपवन की शोभा किस बात में है? तो रूप और क्यारियों की विविधता में। तो इसीलिए क का बी ऑप्शन करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिले एक से स्वर हमको है का भाव है। तो इसका क्या भाव है? सबके विचारों में एकता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। तो कथन देखिए क्या बोला है, कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। और कथन क्या है? यहाँ पर ये कथन नहीं, यहाँ पर कारण होना चाहिए, यहाँ पर ये कारण होना चाहिए। तो कारण है कि सब मिलकर कठिनाइयों का मुस्कुराकर सामना करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है? देखिए
कि जो कथन है वो सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी है, तो इसीलिए सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो ये कथन है ये सही है और जो ये कारण है ये इस कथन की सही व्याख्या भी है, तो इसीलिए इसमें हमारा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम सब सुमन एक उपवन के में उपवन किसे कहा गया है? तो उपवन देश को कहा गया है, तो इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अपने गुणों में सबका हित करना कविता की पंक्ति डैश का आशय है? तो सबके लिए सुगंध हमारी का आशय है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है कि निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा है कि भरपूर में उपसर्ग बताइए। तो भरपूर में क्या उपसर्ग हो जाएगा? भर उपसर्ग हो जाएगा और पूर जो है ये हो जाएगा मूल शब्द, तो इसीलिए हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है कि सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सुंदरता में हमें प्रत्यय बताना था, तो इसमें ता प्रत्यय हो जाएगा, सुंदर मूल शब्द हो जाएगा और ता प्रत्यय, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराजय शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। तो पराजय में हमारा जो ये आप देख रहे हैं परा, ये हो जाएगा उपसर्ग और जय हो जाएगा मूल शब्द, तो इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ग का। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्यय के गुण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला हमारा क्या है कि प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, क्या ये सही है? प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं? नहीं, प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। दूसरा है प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, ये सही है। प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। जब किसी शब्द में हम प्रत्यय लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, तो दूसरा और तीसरा सही है, ऐसा हमें इस बी वाले में कहा गया है, तो इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें मिलान करने के लिए कहा गया है। पहला है घबराहट, तो हमें मिलान क्या करना है? घबराहट में जो आहट है ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये प्रत्यय हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें हम पहले का तीसरे से मिलाएंगे। लिखाई में आई हो जाएगा प्रत्यय, तो इसका इससे मिलाएंगे, और डाक खाना में खाना हो जाएगा प्रत्यय, तो इस तरह से हमने मिला दिया। पहले का तीसरे से हमने मिलाया है, तो पहले का तीसरे से, दूसरे का दूसरे से और तीसरे का पहले से, तो ये रहा हमारा बी वाले ऑप्शन में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें बोला गया था निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने थे। तो पहला हमारा है देशभक्ति समस्त पद का समास विग्रह होगा। तो देशभक्ति इसका हमसे समास विग्रह करने के लिए कहा गया है, तो देशभक्ति का क्या होगा? देश के लिए भक्ति, तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में है त्रिभुज समस्त पद में समास होगा। तो त्रिभुज में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में हमारा त्रि यानी कि संख्या आ रहा है, तो इस तरह से ये हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद अगला है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित समासों में द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, तो इसमें कौन कौन से द्वंद्व समास के उदाहरण है? पहला हमारा है पाप पुण्य, ये द्वंद्व समास नहीं है। दूसरा है विद्यालय, ये हो जाएगा, और इसके बाद अगला है गुण दोष, तो ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा और तीसरा ये रहा सी वाले ऑप्शन में, तो हमारा इस घ का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला
नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करने के लिए कहा गया है। तो इसमें सबसे पहले हमारा है नीलकंठ। तो नीलकंठ का हम किससे मिलाएंगे? इसका नीलकंठ जो है ये बहुब्रीहि समास है इसमें, तो तीसरे से मिला देंगे। फिर है रसोई घर, तो रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, तो ये हमारा इसमें तत्पुरुष समास है। और अगला है चारपाई, तो इसमें द्विगु समास है। तो इसीलिए हमने पहले का तीसरे से मिलाया है, दूसरे का पहले से और तीसरे का दूसरे से। तो ये रहा सी वाले ऑप्शन में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें हमसे कहा गया है कि पहला क्वेश्चन है वाक्य का प्रकार बताइए, मैंने पतंग नहीं उड़ाई। तो इसमें कौन सा वाक्य का प्रकार है? मैंने पतंग नहीं उड़ाई। तो ये हमारा है निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें नहीं आ गया। अगला है वाक्य का प्रकार बताइए, वाह तुमने ऑनलाइन खरीदारी करना सीख लिया। तो इसमें कौन सा वाक्य का प्रकार है? विस्मयवाचक वाक्य। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि आज मेट्रो धीरे चल रही है, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में लिखा जाएगा। तो किस तरह से लिखा जाएगा? क्या आज मेट्रो धीरे चल रही है? तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है वाक्य का प्रकार बताइए, अपनी साइकिल धो लो। तो इसमें हमारा है आज्ञावाचक। ठीक है, तो क्योंकि अपनी साइकिल धो लो इसमें हमें बोला जा रहा है कि अपनी साइकिल धो लो, तो इसीलिए ये आज्ञावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो सफलता तुम्हारे कदम चूमे, ये हमारा है इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें बोला गया है निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो पहला है निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा है उपमा अलंकार। देखिए यहाँ पर सा आ गया, इसी से हम पहचान लेते हैं कि उपमा अलंकार है कि नहीं। तो जिसमें सा आता है ना, तो वो उपमा अलंकार होता है, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि च बार बार आ रहा है, एक वर्ण एक से ज़्यादा बार आता है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसमें हमारा है रूपक अलंकार। और इसके बाद अगला है निम्न में से उपमा अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो उपमा अलंकार का उदाहरण नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, तो ये हो जाएगा हमारा नील गगन सा आ गया, तो इसीलिए यही हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण, इसमें उपमा अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी पंक्ति में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था वो अनुप्रास अलंकार होता है, जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो इसीलिए इसका सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें ये पूरा गद्यांश दिया गया था, इस गद्यांश को सबसे पहले हमें पढ़ना था और इसके आधार पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वस्तु और परिधान की दुनिया में किसे शर्म की बात माना जाने लगा है। तो किसे माना जाने लगा है? अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने इसका आंसर अच्छे से किया होगा। तो पिछले वर्ष के वस्त्रों का प्रयोग इस वर्ष करने में, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि घड़ी पहले समय दिखाती थी, पंक्ति का आशय है। तो इस पंक्ति का आशय है कि घड़ी अब प्रतिष्ठा के लिए दाम देखकर खरीदी जाती है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5 सितारा अस्पताल अच्छे इलाज और सुख सुविधा के अतिरिक्त और क्या प्रदान करते हैं? तो दूसरों के सामने गर्व करने का अवसर प्रदान करते हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
तो पैसे चुकाकर किया जा सकता है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद उपर्युक्त गद्यांश, तो यहाँ पर दिया गया है ग्रामीण जीवन को दिखाता है। अगला है महंगी वस्तुएं खरीदने का समर्थन करता है, सस्ती वस्तुएं खरीदने का समर्थन करता है, दिखावे की संस्कृति पर व्यंग्य करता है। तो ये हमारा राइट है, यानी दिखावे की संस्कृति पर व्यंग्य करता है जो गद्यांश हमें इसमें दिया गया है उसमें। तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें बोला है क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है 2 बैलों की कथा पाठ का प्रतीकात्मक संदेश क्या है? तो अंग्रेजों से स्वतंत्रता का प्रयास, ये हमारा जो 2 बैलों की कथा पाठ है उसका प्रतीकात्मक संदेश है, यानी कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता का प्रयास हमें कैसे करना चाहिए यही बताता है वो जो पार्ट है 2 बैलों की कथा उसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तिब्बती समाज की विशेषता है? तो यहाँ जात पात और छुआछूत नहीं है, यही हमारी विशेषता है तिब्बती समाज की, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें हमें ये पद्यांश दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है और इसके आधार पर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कवि ग्वालों की किन चीज़ों पर तीनों लोगों को राजपाट त्यागने को तैयार है? तो लाठी और कंबल पर, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ख वाला देखिए कि कवि 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख किसके लिए छोड़ना चाहता है? तो नंद की गाय चराने के लिए, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पंक्ति में कवि वन बाग और तालाब निहारने की बात करता है? तो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कवि द्वारा ब्रज की कांटेदार झाड़ियाँ भी पसंद करना दर्शाता है कि कवि ब्रज की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद अगला है हमारा कि उपर्युक्त पद्यांश में परिलक्षित भाव किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? तो भक्ति की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, तो इसीलिए हमारा ये जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्षितिज के पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ वास करता है? तो मनुष्य के भीतर ईश्वर निवास करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपियाँ किस दशा में अपने कानों पर अंगुली रखने की बात कहती है? तो कृष्ण की मुरली की धुन बजने पर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा खंड ब जिसमें कि वर्णनात्मक प्रश्न हैं, तो ये हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इनके आंसर हमें लिख करके करने थे आंसर शीट में, तो इनको आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, इसी तरह से 14 क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं पत्र वगैरह और अनुच्छेद लेखन वगैरह के क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपने कर लिया होगा। अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं जो कि वर्णनात्मक क्वेश्चंस है, वर्णनात्मक प्रश्न, इनके भी आंसर चाहिए तो कमेंट करके बताना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, नहीं तो वैसे भी आपने कर लिया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके एग्ज़ाम में कितने आंसर सही हैं और कितने नहीं सही हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।